हेलो स्टूडेंट्स। हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे थे अपनी। तो इसमें हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने, और जो कि है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया था, और एक बार इसमें हमने सारी बेसिक हेडिंग्स इसकी कवर अप कर ली थी, और हमने इस चैप्टर में देख लिया था कि क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हमने पढ़ लिया था, और ये भी देख लिया था कि क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है, और मैंने बोला था कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी ये सैलिएंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो भी इसकी विशेषताएं हैं, उनको हम एलेबोरेट करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं इनको एक बार। गो थ्रू तो हो लिए हैं हम पूरे चैप्टर से, अब इसका एनालिसिस करते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, तो salient features of the constitution. The salient features of the constitution as it stands today are as follows. ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी salient features हैं, जो कि आज भी विद्यमान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी स्टैंड करता है, जो क्या है, इसमें सबसे पहला फंक्शन है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे सबसे लंबा, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो जो हैं क्लासिफाइड हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो लिखित हैं। ठीक है, लिखित संविधान है, लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि अमेरिका का संविधान है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है, वो लिखित नहीं है। ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको हम टू पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या दिया गया कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स वो है एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर क्या है, एक्ट्स तो बनाए गए हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं, लेकिन उन लोगों ने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो वहाँ पर जो भी सिस्टम है, उसमें जितने भी एक्ट्स हैं उनको कंबाइन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह एक पूरा एक डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, इसीलिए उसको कहा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई एक्ट्स ही नहीं है। जो ब्रिटेन है वहाँ पर भी एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको कंबाइन करके एक हमारे देश की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है उसका। ठीक है, जैसे कि हमारी एक बुक की तरह हम कहते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा एक पायस बुक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन क्या है, इसमें क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारा स्टेट है, हमारा सेंटर है, हमारे देश को रेगुलेट करने के लिए जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, वो सब क्या है, इसमें लिखे गए हैं, इसमें रिटन है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि यह एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसे उनको कंपाइल नहीं किया गया है। एक्ट्स तो हैं, रूल्स भी हैं, लॉज भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं, सब हैं, लेकिन उन सब का एक कंपाइल्ड करके उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है, इसीलिए उसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जितने भी लिखित संविधान हैं दुनिया के, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें सबसे ज़्यादा लंबा है, सबसे लेंदी है। ठीक है, सबसे बड़ा है।
इट इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही बड़ा है, एलेबोरेट है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। Originally 1949, the Constitution contained a preamble, 395 articles divided into 22 parts and 8 schedules। ये कहा गया है कि originally means जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, उस टाइम पे। प्रेजेंटली नहीं, लेकिन ये 2019 प्रेजेंटली मतलब इसमें ये कहा गया है कि अभी तक यानी 2019 तक की बात है ये कि 2019 तक इट कंसिस्ट जो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम उसमें इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रियम्बल, एक प्रियम्बल है, और जो आर्टिकल्स हैं स्टार्टिंग में जो थे ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, अब जो बढ़कर क्या हो गए हैं 470 आर्टिकल्स के लगभग हो गए हैं, ठीक है, और जो कि डिवाइडेड इंटू 25 पार्ट्स। पहले ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स, और अब कितने हो गए हैं 25 पार्ट्स, और कितने शेड्यूल्स थे पहले 8 शेड्यूल्स थे, और 2019 तक आके वो अब कितने शेड्यूल बन गए हैं 12 शेड्यूल्स बन गए हैं, ठीक है। द वेरियस अमेंडमेंट्स कैरीड आउट सिंस 1951 हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स एंड वन पार्ट 7 एंड एडेड अबाउट 95 आर्टिकल्स। ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1951 से ही बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए थे, ठीक है, और उसमें क्या हुआ 1951 में जब अमेंडमेंट किए गए तो उसमें जो है हैव डिलीटेड अबाउट 20 आर्टिकल्स, उसमें 20 आर्टिकल्स को लगभग डिलीट किया गया, और एक पार्ट को भी डिलीट किया गया, जो पार्ट 7 था उसको रिपील कर दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड एडेड अबाउट 95 आर्टिकल्स। और क्या हुआ उसमें 95 आर्टिकल्स जो थे लगभग 95 आर्टिकल्स उसमें और ऐड कर दिए गए। और क्या क्या ऐड किया गया, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 पार्ट्स थे, ठीक है, 8 पार्ट्स थे, और उसमें 4 पार्ट्स और ऐड कर दिए गए, जैसे कि पार्ट 4A, ये सब ओरिजिनली नहीं थे, बाद में आए थे पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 9B एंड पार्ट 14A, ठीक है, एंड 4 शेड्यूल। पहले कितने शेड्यूल थे, पहले शेड्यूल थे 8 शेड्यूल थे, और बाद में कितने शेड्यूल हुए 12 शेड्यूल थे, 12 शेड्यूल हो गए अब। और पहले पार्ट कितने थे 12 पार्ट थे, पार्ट जो थे वो जो पार्ट थे 22 पार्ट थे, और बाद में जो अब पार्ट हैं 2019 के एट अबाउट अब पार्ट हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग 25 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक है। और ओरिजिनली कितने पार्ट्स थे ये बात ध्यान रखनी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे, और जो शेड्यूल थे वो थे 8 शेड्यूल्स थे, और अब कितने शेड्यूल्स हैं 8, अब 12 शेड्यूल हैं। तो कितने शेड्यूल, चार नए शेड्यूल जोड़े गए, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये 4 नए शेड्यूल ऐड किए गए। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हैज सो मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। ये कहा गया है कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या किसी भी कंट्री का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स हों, ठीक है, और इतने सारे शेड्यूल्स हों, ठीक है। और इसी में बताया गया है जो USA है, जो अमेरिका है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 7 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में ओरिजिनली, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 128 आर्टिकल्स हैं, और जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स हैं, जबकि जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स हैं। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने आर्टिकल थे ओरिजिनली आर्टिकल थे 395 आर्टिकल, जो कि 2019 तक बढ़कर कितने हो गए हैं, लगभग 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, ठीक है। और ओरिजिनली जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें कितने आर्टिकल्स थे, ओनली 7 आर्टिकल्स, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स थे 128 आर्टिकल्स थे, और चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 138
आर्टिकल्स थे, और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कितने आर्टिकल्स थे? 147 आर्टिकल्स थे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 factors have contributed to the elephantine size of our constitution। ये कहा गया है कि ऐसे 4 फैक्टर हैं कि जो ये हम जो देखते हैं कि जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि जिसमें 395 आर्टिकल्स हो या फिर इतने ज़्यादा शेड्यूल्स हो, यानी 12 शेड्यूल्स हो और 395 आर्टिकल्स हो। कह रहे हैं कि इसके लिए ये 4 फैक्टर जो हैं इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, देखिए कौन कौन से ऐसे 4 कारक हैं या 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि इतना बड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना दे रहे हैं, जिनके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ क्या हो रहा है? एलिफेंटाइन मीन्स एक हाथी के साइज़ का हो जा रहा है, काफ़ी बड़ा साइज़ हो जा रहा है। ठीक है, दे आर नंबर 1 जोग्राफिकल फैक्टर। ऐसे क्या है, ये पहला बताया है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यानी भौगोलिक जो हैं कारक हैं। जैसे दैट इज़ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। जो हमारा कंट्री है, जो हमारा इंडिया है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी कंट्री है, और इसकी डाइवर्सिटी जो है, हमारी इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चरल के लोग रहते हैं। यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग धर्म संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें वास्टनेस है हमारे कंट्री में, तो ये इसके जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंट्री है। वैसे भी वर्ल्ड में जो अपना इंडिया है वो 7th नंबर की कंट्री है एरिया वाइज। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा इंडिया का जो जोग्राफ़ी है वो काफ़ी वाइड है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है 7th नंबर में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते अपने एरिया वाइज। तो ये वैसे ही काफ़ी वॉल्यूमिनस कंट्री हो गई, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, काफ़ी वास्ट है। और दूसरा है नंबर 2 हिस्टोरिकल फैक्टर। दूसरा इसके लिए जो फैक्टर जो है, जो मेन इसमें कंट्रीब्यूट करता है या जो जिसका रोल है वो है हिस्टोरिकल फैक्टर। इसमें ये कहा गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच वाज बल्कि। इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर में ये कहा गया है कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था, ब्रिटिशर्स के रूल में चल रहा था, तो उस टाइम में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आया था, उसी के लगभग मैंने अभी आपको बताया था तभी अभी इसमें क्रिटिसिज्म भी किया गया था। अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको कहा था कि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो पूरा का पूरा कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का। तो ये ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग क्या थे, हम लोग अंग्रेज़ों के रूल में थे, यानी उनके अधीन थे हम लोग। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। वास्तव में इसमें बहुत ज़्यादा प्रोविज़न्स थे, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि था। तो इसी और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इसके लगभग 250 से ज़्यादा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। तो इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और बल्कि बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है कि जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वाइड हुआ, इतना एलिफेंटाइन साइज हुआ है, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो हमारा स्टेट है, जो हमारे अलग अलग स्टेट हैं और जो सेंटर है, दोनों के लिए केवल हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जबकि जो यूएसए है वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे स्टेट्स के लिए अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और जो सेंटर है उसके लिए अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जो है इसमें ये बता देते हैं कि जो टिल 2019 द erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड thus enjoyed a special status by virtue of Article 370 of the Constitution of India।
देखिए जो 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर जो था ये एक हमारा राज्य था और इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलता था। तो और इसको हमारे संविधान में एक अलग से एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370 के अंतर्गत। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तब तक यह राज्य था 2019 तक। ठीक है, फिर क्या हुआ in 2019 this special status was abolished by a presidential order known as the Constitution Application to जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। ये हुआ कि 2019 में ये जो इसका स्पेशल स्टेटस था और स्पेशल स्टेटस का इसको एक दर्जा दिया गया था और इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। इसको ये हमारी लॉज को अदर लॉज को फॉलो नहीं करती थी। मतलब ये था कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे लॉज लागू होते थे, सारे रूल्स लागू होते थे। लेकिन जो ये जम्मू एंड कश्मीर था इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था और इसको इन सब की छूट थी और इसका अपना अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन जो एक ऑर्डर आया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, ठीक है, जिसके थ्रू 2019 में इसके स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, और इसको कहा गया द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर का ये नाम है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसमें कि इसके स्पेशल स्टेटस को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू ख़त्म कर दिया गया या अबॉलिश कर दिया गया। दिस ऑर्डर सप्रेस्ड, ठीक है, सॉरी, दिस ऑर्डर सुपरसीडेड। इसने क्या कर दिया, सुपरसीड कर दिया। दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द अर्लियर ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने पुराने ऑर्डर को सुपरसीड कर दिया। मतलब उसको नहीं माना जाएगा, जो नया ऑर्डर आया है उसी को माना जाएगा। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 जो होगा उसको, जो कि पहले का ऑर्डर था उसको अब सुपरसीड कर दिया है। द 2019 ऑर्डर एक्सटेंडेड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। इसमें ये कहा गया कि जो 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया उसमें ये कहा गया कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविज़न्स हैं वो सारे प्रोविज़न्स जो होते हैं अब वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एक्सटेंड किए जाते हैं। मींस अब जम्मू एंड कश्मीर भी उन सब रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, उन लॉज के लिए अबाइड होगा, उन लॉज के लिए क्या होगा, वो उत्तरदायी होगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे गए हैं या उस पर भी वो अप्लाई होंगे। ठीक है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन अब उस पर भी अप्लाई है। However, the inoperative Article 370 continue to remain in the text of the Constitution ऑफ इंडिया। हाँ, ये कहा कि जो इनऑपरेटिव आर्टिकल 370 उसके अभी कुछ जो है आर्टिकल 370 के जो कुछ प्रोविज़न हैं वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी रहेंगे उपयोग में। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से वॉयलेट हो गया है, लेकिन उसके कुछ प्रोविज़न अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टेक्स्ट में अभी भी वो रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि फर्दर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बाइफरकेटेड the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two separate union territories, namely the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh। इसमें ये कहा गया है कि इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद क्या हुआ कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसने जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको बाइफरकेट कर दिया दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, अब ये स्टेट नहीं रहा, किसके थ्रू, जो ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, इसने क्या कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ में बाइफरकेट कर दिया। मीन्स दो उसमें डिवाइड कर दिया। इसमें एक यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी बनी लद्दाख। ठीक है, आपको ये पूरा समझा दिया मैंने कि
ये जो है इसके अंतर्गत है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स। इसमें एक चीज़ ये था कि जो जो जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2019 तक एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि हाँ उसको उसका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको छूट है और उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, जिससे कि हमारा पूरा इंडिया, पूरे स्टेट, सारे स्टेट्स सब, चाहे वो सेंटर हो स्टेट्स हो, सभी फॉलो करते थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर फॉलो नहीं करता था। लेकिन जो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 2019 का, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके थ्रू क्या कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया और उसे स्टेट की जगह क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया और उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक यूनियन टेरिटरी हो गई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी हो गई लद्दाख। ठीक है, इससे हमने इस पॉइंट को समझ लिया कि अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखा जाए तो पूरी तरीके से अब अप्लाई होता है हमारी कंट्री के सभी पार्ट्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो चौथा फैक्टर था कि जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ को काफ़ी बड़ा बना दिया था, वो है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़। ये कहा जाता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो थे लीगल ल्यूमिनरीज मीन्स कि जो भी लीगल लॉयर्स थे, ल्यूमिनरीज कहा जाता है लॉयर्स के लिए। ठीक है, कि जो भी लॉयर्स थे वहाँ पे उनका डोमिनेंस था, उनका प्रभुत्व था। तो जो लॉयर्स की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी लीगल लैंग्वेज होती है, काफ़ी लीगल टर्म्स होते हैं, वो थोड़े से टफ़ होते हैं समझने में। ठीक है, तो इसे कहा गया कि उन्होंने बस अपने लीगल टर्म्स का कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बना दिया कि एकदम से नॉर्मल इंसान को थोड़ा समझने में परेशानी हो। ठीक है, और ये उन्होंने अपना बल्कि लैंग्वेज इसको बना दिया और काफ़ी लेंदी बना दिया, ये कहना है। ठीक है, इसमें है The Constitution contains not only the fundamental principle of governance but also detailed administrative provisions। इसमें कहा गया है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल बेसिक प्रिंसिपल, जो केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं सरकार को चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही हैं, बल्कि इसमें उसके साथ ही साथ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी हैं कि कैसे हमने एडमिनिस्टर करना है, ये भी दिए गए हैं। केवल ये नहीं है कि हमने सिद्धांत बना दिए कि ऐसे ऐसे राज्य करिए, बल्कि हमने पूरे प्रोविजंस बनाए हैं कि आपको इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ये बताया गया है कि संविधान में सारे प्रोविजंस हमारे बनाए गए हैं, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कोई भी प्लेस हो, हर जगह हमारी कंट्री में। ठीक है, कि कौन कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, कौन सी यूनिट कैसे एडमिनिस्टर की जाएगी। फर्दर दोज मैटर्स विच इन अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कन्वेंशंस हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इट्सेल्फ इन इंडिया। इन्होंने कहा कि जो भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उस टाइम पे जो भी उनके मैटर्स थे, जो भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन थे और जो भी पॉलिटिकल कन्वेंशंस से, जो भी पॉलिटिकल ऐसा लगा कि इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हेल्प हो सकती है, इससे हमें कुछ सीख मिल सकती है, उन सभी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, मतलब हमने यही चीज़ हमने कही थी कि हमने तो जितनी भी हमारे हम लोगों को, अपनी कंट्री के लोगों के लिए जो भी चीज़ें उचित लगी, जो भी सूटेबल लगी, हमने उन सभी प्रोविजंस को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है, ये कहा गया है। तो हमने अभी देखा कि जो हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पहला फीचर था कि ये लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा क्यों जाता है। ठीक है, ये हमने इसमें समझा कि इसके जो 4 मेन रीज़न थे ऐसा कहने के, वो थे, पहला तो था जोग्राफिकल फैक्टर कि हमारा जो इंडिया है वो, उसकी जो है जोग्राफ़ी बहुत वाइड है, उसका जो क्षेत्रफल है वो वैसे भी बहुत बड़ा है। अपना इंडिया जो है वो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है,
तो इसकी जो वास्टनेस है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत विशाल कंट्री है, और इसकी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो इसीलिए इसके लोगों को गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी विभिन्न प्रकार के रूल्स और लॉज आएंगे, जिससे ये बल्की हो गया, जिससे ये भारी हो गया, जिससे ये लेंदी और बड़ा हो गया। ठीक है। और दूसरा फैक्टर बताया हिस्टोरिकल फैक्टर को, कि इस पर किसका प्रभाव पड़ा, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का प्रभाव पड़ा। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि था, और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसके कम से कम 250 प्रोविज़न, उससे भी ज़्यादा प्रोविज़न हमने जो कि त्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिए थे। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था और बल्कि हो गया था, ये कहा गया है। और जो तीसरा फैक्टर देखा कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स, ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे जितने भी हमारे स्टेट्स हैं कंट्री के, उन सब पे अप्लाई होता है, और सेंटर के लिए भी उसमें रूल बनाए गए हैं। मीन्स सभी का केवल एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है। इसीलिए ये बल्कि है। और हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। और जो नंबर 4 है कि नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस एलिफेंटाइन साइज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये कहा गया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज़ हैं, अब वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या थे? लॉयर्स थे, ल्यूमिनरीज थे, जो लीगल ल्यूमिनरीज थे, जो लॉयर्स थे, तो वो अपनी जो थी लीगल टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से जो था हमारा ये बल्कि हो गया था। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, और यही बताया गया है कि जितनी भी चीज़ें थी, हमको जो भी लगा कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कोई भी पॉलिटिकल कन्वेंशंस थे, जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जितने भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशंस थे या जो भी हुआ, उन सब में से जो भी हमें बेस्ट चीज़ें लगी वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की हैं। ये इस फर्स्ट फीचर में कहा गया है। और इसीलिए कहा कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इतना लेंदी और इसीलिए बन गया। ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है? लेंदीएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका है? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, और हमारी तरह रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? यूएसए का है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो फीचर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बताया गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है ड्रोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को है वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो अब इसको पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है। ठीक है। The Constitution of India has borrowed most of its provisions from the constitutions of various other countries as well as from the Government of India Act of 1935। इसमें यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बोरो किया गया है, उसको हैज़ बोरोड, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया है मोस्ट ऑफ इट्स, अपने जितने भी प्रोविज़न हैं और जितने भी प्रोविजंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस अदर कंट्री। जो यही बताया था कि जो दुनिया की अदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। उसके साथ ही एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वहाँ से लिया गया है। और वही चीज़ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है वहाँ से लगभग 250 प्रोविज़न जो हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिए गए हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। Dr. Bhimrao Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात 3-4 बार बल्कि पहले बोल भी चुकी हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को बड़े प्राउडफुली कहते थे, बड़े प्राउडली कहते थे, बड़े खुशी से कहते थे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है रैंसेकिंग ऑफ
ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जितने भी दुनिया में जाने माने जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितने भी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जाने जाते हैं, उनमें उनके सबकी छानबीन करके हमने उनको सबको देख के कि उनमें से जो बेस्ट प्रोविज़न थे उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। ठीक है, मतलब ये कहा गया, वो बहुत ही गर्व के संग उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत सोच समझ कर हर जो दुनिया के जितने भी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ से हमने अपने लोगों के लिए बेस्ट प्रोविज़न को लिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू ए लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो संरचनात्मक भाग है उसका जो टू ए लार्ज एक्सटेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में, ठीक है, काफ़ी बड़े उस स्तर पर उसको लिया गया है, डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पे भी वही बात कही है घुमा फिरा के बार बार कि कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब कि संरचनात्मक पार्ट, ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहा जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से लिया गया है। और उसके बाद ये कहा कि द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी derive their inspiration from the American and Irish constitutions respectively। उसके बाद ये बताया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलोसॉफिकल जो दार्शनिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसमें देखिए जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसको उसके अंतर्गत लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमारे, अभी आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, राइट्स हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, मौलिक कर्तव्य ये है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, इसको कहा जाता है फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसे कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, ये बताया गया है कि इनकी जो इंस्पिरेशन है वो ली गई है अमेरिकन और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट है, फिलोसॉफिकल पार्ट में आ गए फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, तब यहाँ पे लिखा है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट government and the relations between the executive and the legislature have been largely drawn from the British Constitution। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पॉलिटिकल पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, पॉलिटिकल पार्ट मीन्स है कि कैसे हमारी कि क्या हमारी कैबिनेट होगी, कैसे हमारी सरकार चलेगी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट हमारी गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी, क्या उसका ढांचा होगा, तो उसमें हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट। और जो रिलेशंस होंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं हमारी जो कार्यपालिका होती है, लेजिस्लेचर जो होते हैं वो विधायिका मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है, और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जैसे पुलिस जो हमारे उस लॉ को जो लेजिस्लेचर हमारे लॉ को बनाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। जैसे कि ऑफिसर्स होते हैं, जैसे पुलिस होती है, वो क्या करती है, एग्जीक्यूट कराती है, एक्शंस को एग्जीक्यूट कराती है, लॉज को एग्जीक्यूट कराती है जो कि लेजिस्लेचर बनाती है, ठीक है। तो यही कहा गया है कि जो ये पॉलिटिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है।
और हमने इसमें पढ़ लिया। हम इसमें दूसरे फीचर में क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। जैसे हमने पहला सोर्स ये कहा कि हमने दुनिया भर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे सबको हमने वहाँ से जो भी बेस्ट प्रोविज़न थे वहाँ से छानबीन करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संरचनात्मक पार्ट है, उसका एक जो बहुत बड़ा भाग है वो हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है, यानी जो दार्शनिक पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो का जिसमें कि आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हमारे मौलिक अधिकार और जो आते हैं डायरेक्टिव वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उनको लिया गया है इसमें से जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर इसमें बताया गया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल पार्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्ट ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, हमारे गवर्नमेंट को चलाने का क्या क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो इसमें ये आया है कि द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि कैबिनेट गवर्नमेंट कैसे चलेगी, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा, ये सब चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ली गई हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद है द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, नाउ रसिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। इसमें कहा गया है कि जो और प्रोविजंस हैं, जो दूसरे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के हमारे, वो भी अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं। जैसे कि कनाडा से भी कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी, जर्मनी से भी, यूएसएसआर से भी, जो कि यूएसएसआर जो है, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है, जो अब रशिया है, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविजंस लिए गए हैं, ठीक है, इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस एंड मटेरियल सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर इन्होंने अपनी पुरानी बात को रिपीट कर दिया यहीं पर कि जो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसल पार्ट था और जो मटेरियल सोर्स था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो कौन था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, मैंने वहाँ पे कहा था कि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर्स, देखिए यहाँ से बताया है कि जो भी फेडरल स्कीम थी, जो जुडिशियरी थी, गवर्नर्स, इमरजेंसी की पावर्स, द पब्लिक सर्विस कमीशंस एंड मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्ट। ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी ने पूछा आपसे, ये क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम्स में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर इंक्लूड की गई थी, तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो थी फेडरल स्कीम, ठीक है, फेडरल स्कीम यानी संघीय व्यवस्था, ठीक है, जुडिशियरी थी, यानी जो हो गई आपकी न्यायपालिका, गवर्नर्स, ठीक है, गवर्नर्स यानी राज्यपाल, और इमरजेंसी पावर्स यानी जब क्या होती है इमरजेंसी के टाइम पे जो भी पावर्स हैं वो कैसी रहती हैं, और द पब्लिक सर्विस कमीशन और द मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की हैं। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजन
provisions of the Constitution are identical to or bear a close resemblance to the Act of 1935. इन्होंने फिर से एक बार इस चीज़ का रिपीटेशन कर दिया कि more than half of the provision of the Constitution, ये कह दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में more than half यानी आधे से भी ज़्यादा जो प्रोविजंस हैं वो क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, या फिर लिए हुए हैं क्लोज रिजेम्बलेंस, ठीक है, यानी एक रूपता लिए हुए हैं या उसकी जैसी समानता लिए हुए हैं या उसके जैसे लगते हैं, किसके जैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इन्होंने कह दिया कि हमारा जो आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके सारे प्रोविजंस हमने लिए हैं इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, और काफ़ी प्रोविजंस जो हैं वो काफ़ी सिमिलरिटी रखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है, ठीक है। तो ये था हमारा हमने इसमें दो फंक्शंस को, दो जो हमारे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हमने एलोबरेट कर लिया। इसमें हमने पहला जो हमारा बेसिक जो फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन था कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप समझ गए होंगे। और दूसरा जो है कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि इसको डिफरेंट सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है। तो अब इसको यही इनकी दो हेडिंग्स में ही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट हेडिंग में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और हम अब इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।